तो इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है घने फॉरेस्ट में एक लेडी को दिखाते हुए जो सामने मौजूद एक नदी में नहाने के लिए चली जाती है। उसने तो अपने गले में एक लॉकेट पहना हुआ था जिसे कि निकाल दे रही थी और सीधा पानी में जाकर डुबकी मार लेती है। कुछ देर तक तो वो नॉर्मल तरीके से नहाती रही, लेकिन फिर हमें पता चला कि एक बहुत ही बड़ा क्रोकोडाइल पानी में उतर चुका है। उस क्रोकोडाइल ने बिना देरी किए लेडी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। वो अपने नुकीले दांतों से सबसे पहले उसके पैर को पकड़ लेता है। बेचारी वो लेडी बहुत ज्यादा तड़प रही थी अपनी जान बचाने के लिए, पर क्रोकोडाइल ने उसे अपने जबड़े में पकड़ लिया है, यानी वो छोड़ेगा नहीं। लेडी तो किनारे पर आकर उस लॉकेट को पहनने का ट्राई कर रही थी, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि लॉकेट के निकालने के बाद ही ये क्रोकोडाइल उसके पास आ रहा है, यानी उस लॉकेट के अंदर जरूर कुछ पावरफुल था। पर अब बेचारी को कोई बचा नहीं सकता और उसी खतरनाक क्रोकोडाइल ने उसे मार दिया। यानी ये फॉरेस्ट कहीं न कहीं श्रापित लग रहा है। अब कार के अंदर हमें कई सारे दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि एक रोड ट्रिप पर जा रहे थे। उसमें ऑस्कर नाम का एक आदमी था जिसने की ये ट्रिप ऑर्गेनाइज की होती है। वहाँ पर तो उसकी बहन के साथ साथ कई और भी मेंबर्स थे जो कि काफी एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। वो सारे दोस्त तो सीधा जब एक छोटे से विलेज के अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ वो देख पाते हैं कि कई सारे चर्च मौजूद हैं और वो सब एकदम बंद पड़े हुए हैं। ऐसा आखिरकार क्या हुआ यहाँ पर वो समझ नहीं रहा था उन्हें। वो ट्रेवल करते हुए एक गैस स्टेशन के पास आ गए ताकि कुछ फ्यूल भरा सके और सामान भी खरीद ले। ग्रुप में जो लड़कियां थी वो वॉशरूम की तरफ चली जाती हैं और सारे लड़के शॉप के अंदर जाकर कुछ खरीदते हैं। पर अंदर घुसते ही अचानक उन्हें एक पागल सा आदमी दिखाई दिया जो उन्हें यही कह रहा था कि तुम फॉरेस्ट के अंदर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा खतरा है जिससे कोई नहीं बच सकता। अब ऑस्कर और उसके बाकी साथी पागल इंसान की इन सारी बातों पर भरोसा ही नहीं करते। वो उसे इग्नोर करके सीधा शॉप के अंदर चले जाते हैं। अब उस शॉप के अंदर चॉप नाम का एक आदमी काम करता था जो एक्चुअल में वहाँ का ओनर होता है। चॉप ने जैसे ही ऑस्कर और उसके साथियों को देखा तो वो खुश हो गया कि उसके यहाँ पर कुछ खरीदारी तो जरूर होगी। ऑस्कर और उसके साथियों ने जरूरत की चीजें खरीद ली, पर अब ऑस्कर की नजर दीवार पर लगे हुए कुछ फोटोग्राफ्स के ऊपर जाती है। उसमें ग्रिमली नाम की एक मॉन्स्टर का जिक्र किया गया था। ये मॉन्स्टर एक्चुअल में आधा इंसान होता है और आधा क्रोकोडाइल, जिसकी कई सारी कहानियां यहाँ पर फेमस है और कहा जाता है कि ये इतना ताकतवर है कि एक मिलिट्री भी उसे हरा नहीं सकती। उस क्रिएचर के बारे में पूछने पर चॉप और उसके सभी साथी यही कह रहे थे कि इसकी बात नहीं की जाए वही अच्छा है, क्योंकि ग्रिमली जिसे भी सामने देखता है उसे बुरी तरीके से मार देता है। अब पता चल रहा था कि ऑस्कर ग्रिमली के बारे में सुनने के बाद डरने के बजाय उसे और ज्यादा पास से देखना चाहता है, क्योंकि उसे अंदाजा है कि ये सब एकदम मनगढ़ंत कहानियां हैं। लेकिन उस सामने से प्रूव करना चाहता था कि ऐसा कुछ नहीं होता। ऑस्कर ने तो अब उनसे लोकेशन पूछ ली कि आखिर उसे ग्रिमली कहाँ मिलेगा। चॉप और उसके साथियों ने उसे साफ साफ बता दिया कि फॉरेस्ट में वो किस जगह पर है। तो अब बिना देरी किए ऑस्कर अपने साथियों को कार में बिठाता है और सीधा निकल पड़ते हैं वो उसी ग्रिमली के पास। रास्ते में किसी को नहीं आइडिया था कि ग्रिमली कौन है। तब ऑस्कर उन्हें एक कहानी बताता है जिसमें कि ग्रिमली नाम का एक आदमी फॉरेस्ट में रहा करता था, वो भी अपनी प्यारी बहन के साथ। पर ग्रिमली को अपनी फैमिली बढ़ानी थी, इसीलिए उसकी बहन ने ये परमिशन दे दी कि वो क्लोज आ सकते हैं, यानी कि वो एक दूसरे से संबंध बनाए और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाएं। पर एक दिन जब उसकी बहन फॉरेस्ट में से गुजर रही थी तो एक बहुत ही खतरनाक क्रोकोडाइल ने उसे पकड़ लिया। वो उसे इतनी बुरी तरीके से घसीट लेता है कि कोई बचा नहीं सकता था। और जब ग्रिमली उस जगह पर पहुंचा तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। ग्रिमली इतना ज्यादा सदमे में चला गया कि वो सोच नहीं पाता कि कैसे अपनी बहन को बचाए। वो एकदम पागलों की तरह क्रोकोडाइल का पीछा करने लगा था। जब वो उसके एक हाइड आउट वाले एरिया पर पहुंचता है तो ग्रिमली पानी से निकलकर यही देख पा रहा था कि वो खतरनाक क्रोकोडाइल उसकी बहन की बॉडी को खा रहा है। ये चीजें नोटिस करके उसके अंदर का एक गुस्सा उमड़ने लगा और मानो वो एक शैतान बन चुका है। इतनी बुरी तरीके से उसने क्रोकोडाइल पर हमला किया और उसका पूरा मुंह ही फाड़ दिया। अपनी बहन के मरने के बाद एक सदमा उसे ऐसा लगा था कि गुस्से में वो उस मरी हुए क्रोकोडाइल की बॉडी ही खाने लगता है। कुछ देर बाद जब वो क्रोकोडाइल को खत्म कर दे रहा था तो उसकी बॉडी में कुछ अजीब से चेंजेस होने लगे। ये चेंजेस उसकी स्किन और पूरे शरीर पर दिखाई दे रहे होते हैं, जिससे ये पता चल रहा था कि वो भी क्रोकोडाइल में बदलने लगा है। कोई ऐसा वैसा क्रोकोडाइल नहीं, बल्कि सबसे खतरनाक क्रोकोडाइल, वो भी इंसानी रूप में, यानी वो आधा इंसान और आधा क्रोकोडाइल बन चुका था। और कहा जाता है कि जितनी भी टूरिस्ट या फिर अलग लोग यहाँ से गुजरते हैं तो वो उन्हें देखकर बुरी तरीके से मार देता है। आज तक उससे लड़ने वाला पैदा ही नहीं हुआ। अब ये सुनने के बाद बाकी सारे फ्रेंड ऑस्कर की बातों पर भरोसा ही नहीं करते। वो समझ गए थे कि ऑस्कर उन्हें कहानी सुनाकर डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑस्कर इस बार सीरियस था। हमें अब ऑस्कर की बहन एमिली दिखाई जाती है जो पीछे माइल्स नाम के एक लड़के के साथ बैठी हुई थी। पता चला कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं
और एमिली और माइल्स एक दूसरे से प्यार का इजहार भी कर देते हैं। यानी ऑस्कर की बहन उसके ही फ्रेंड के साथ पीठ पीछे बहुत ही अलग काम कर रही थी। हमें अब वही पागल आदमी दिखाया जाता है जो कि इन लोगों को फॉरेस्ट में जाने से मना कर रहा था। वो तो शॉप में आकर शॉपकीपर को बोलने लगा कि तुमने बच्चों को वहाँ जाने क्यों दिया, वो जगह कितनी खतरनाक है हम सबको पता है। लेकिन शॉपकीपर ने तुरंत ही उस पागल इंसान को बाहर निकाल दिया था। वो पागल आदमी तो अब सीधा एक नदी के किनारे आता है और कुछ अजीब चीजें जमा करने लगता है ताकि वो उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा सके। पर अचानक पानी में कुछ हलचल हुई और एक बहुत ही बड़ा क्रोकोडाइल उस पर झपट्टा मार लेता है। बेचारा वो पागल आदमी बच नहीं पाया। पर क्या ये सारे साथी जो खुद एक मौत के मुंह में जा रहे हैं वो सरवाइव कर पाएंगे भी कि नहीं ऐसे खतरनाक क्रिएचर से जिसने आज तक किसी को छोड़ा नहीं। अब ऑस्कर और उसके सारे साथी कार में ट्रेवल करते हुए उस स्पॉट पर पहुंच गए थे जहां ग्रिमली के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। यानी ऑस्कर ने मन बना ही लिया था कि वो ग्रिमली नाम के उस क्रिएचर से मिलकर रहेगा। तुरंत ही उन्होंने अपने सारे सामान उतारे और अब ऑस्कर आगे बढ़ने लगा ताकि वो सही डायरेक्शन चूज कर सके। वो तो एक बोर्ड के ऊपर इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगता है, वहाँ कई सारे रूट्स की जानकारी लिखी गई थी। लेकिन इन सारी चीजों के बीच अचानक ऑस्कर की बॉडी पर कुछ स्पाइडर चिपक गए होते हैं जो काफी बड़े थे और उसे काटने लगे। इससे ऑस्कर को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो तो एक समय पर बेहोश भी होने वाला था। लेकिन बाकी साथियों ने ऑस्कर को पकड़ा और उसे मेडिकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की। एमिली तो कार की तरफ चली जाती है कुछ दवाइयां लेने के लिए। अब जैसे ही वो कार के ट्रेलर में बैग ओपन कर रही थी तभी हमें कार के सामने वही खतरनाक क्रिएचर दिखाई दिया जिसे ग्रिमली कहते हैं और वो सारी कहानियां जो सुनी है वो सब सच है। यानी वो खतरनाक क्रिएचर उन सभी को नोटिस करके यहाँ पर पहुंच चुका है और पता नहीं किस तरीके से उन लोगों को यह मारेगा। लेकिन ये बात कंफर्म है कि ऑस्कर और उसके साथियों में से कोई भी सेफ नहीं है। माहौल अब थोड़ा शांत होने के बाद वो जंगल के और ज्यादा अंदर बढ़ते चले जाते हैं। फाइनली उन्हें वो अबेंडन घर मिल चुका था जो ग्रिमली का हुआ करता था। कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि वो पहले ही डरावना लगता है। पर ऑस्कर ने अपने कदम बढ़ाए और देखा कि आखिर अंदर कौन है। अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि वो खाली है और उन्हें डरने की वैसी कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए ऑस्कर और उसके सारे साथी उसी जगह पर कैंप बिछाने लग जाते हैं, यानी वो रात यहीं गुजारेंगे। पर उन्हें क्या अंदाजा कि कोई तो ऐसा है जो इतना खतरनाक और डरावना था जो लगातार उनके ऊपर नजर रख रहा है और एक एक करके हो सकता है फ्यूचर में सभी का शिकार कर दे। अब हमें कुछ देर बाद दिखाया गया जहां उन लोगों ने आग जलाकर कैंपिंग बिछा ली थी। लेकिन माइल्स और एमिली वहां से फॉरेस्ट में जाने के लिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा प्राइवेट टाइम स्पेंड करना था। कोई उन्हें रोकता नहीं और वहां से वो चले जाते हैं। एंडी नाम का भी एक साथी दिखाई दिया जिसे कि भूख लगी थी, इसीलिए वो कार के पास जाने के लिए बोलता है ताकि वो बियर भी पी सके और पेट भी भर ले। यानी ये दोनों पार्टी बिना कुछ सोचे समझे और बिना किसी प्रोटेक्शन के फॉरेस्ट में इस तरीके से निकल रहे हैं जो ऑब्वियसली एक खतरे का संकेत है। हमें अब वही दोनों आदमी दिखाई दिए जो चॉप नाम के उस शॉपकीपर के लिए काम करते थे। चॉप ने उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम दिया था कि उन सारे लोगों के ऊपर नजर रखना। लेकिन बैन नाम का उसका एक साथी कहने लगा कि हम उसकी बात मानने के बजाय ऑस्कर के ग्रुप में जो लड़कियां हैं उनसे मजे ले सकते हैं। दोनों साथी इस बात पर राजी हो चुके थे, इसीलिए अपनी अपनी गन लेकर ट्रेलर से बाहर निकलते हैं और फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं। बैन का वो साथी तो थोड़ा हल्का होने के लिए साइड में चला गया और बैन जाने बिना आगे निकल चुका था। तभी पता चला कि बैन का साथी जहाँ पर खड़ा हुआ है वहीं पर वो क्रिएचर मौजूद था जो झाड़ पत्तियों के अंदर छुपा हुआ होता है। उस आदमी को तो अंदाजा भी नहीं हुआ कि वहाँ पर कोई भी मौजूद है कि नहीं। तुरंत ही क्रिएचर ने उस पर हमला किया और वो आदमी बिल्कुल भी आवाज नहीं निकाल पाता और बेचारी की मौत हो जाती है। कुछ देर बाद बैन को जब अपना साथी नहीं मिला तो वो चारों तरफ उसे ढूंढने लगा था। वो नहीं समझ पा रहा था कि बिना बताए उसका दोस्त कहाँ चला गया। यानी एक मौत का सिलसिला चालू हो चुका है यहाँ पर। हमें अब बेथ और कैली दिखाई जाते हैं जो कि कैंपिंग साइट पर बैठे हुए थे। बेथ को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी तो कैली उसका हेल्प करती है कैंपिंग साइट पर ले जाने के लिए। लेकिन पता चला कि दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज हो चुके हैं और हो सकता है कि वो लेस्बियन हो। दोनों एक दूसरे के साथ मेकआउट कर रहे थे लेकिन एंडी ने तुरंत ही उन्हें देख लिया। वो समझ नहीं पाता कि ये इस तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पर। बेथ और कैली तो एकदम से रुक गए थे और बाहर आ गए। हमें अब माइल्स और एमिली दिखाए गए जो फॉरेस्ट में एक जगह पर आने के बाद इंटीमेट हो रहे होते हैं। दोनों काफी एक साथ मजे कर रहे थे लेकिन उन्हें नहीं अंदाजा कि दूर से उन्हें ऑस्कर देख रहा है। वो सारी चीजें रिकॉर्ड भी कर रहा था।
थोड़ी देर में वहाँ पर एमिली भी आ जाती है, जो ऑस्कर के साथ ये नजारा देखकर काफी खुश हो रही थी, जैसे वो बाद में इस रिकॉर्डिंग के थ्रू माइल्स और एमिली को ब्लैकमेल करेंगे। कुछ देर तक ये एंजॉय करने के बाद जब कैली पीछे मुड़कर जाने लगती है तो अभी अचानक उस जगह पर वही शॉपकीपर जिसका नाम चॉप था वो वहाँ आ गया। उसने तुरंत ही कैली पर हमला किया और उसके सर पर मारकर बेहोश कर दिया होता है। ऑस्कर जब चॉप नाम के उस शॉपकीपर को देख रहा था तो वो उसे फादर बुलाता है, यानी एक्चुअल में चॉप ऑस्कर का फादर है और यहाँ पर वो किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए आया है। ऑस्कर ने जब पूछा कि आपने अपनी बेटी कैली को क्यों मारा, तब चॉप बताता है कि ये तुम्हारी असली बहन नहीं है, ये एक्चुअल में उस खतरनाक क्रिएचर की है जिसका हमें बलिदान देना होगा और ये सारी चीजें पहले से लिखी हुई हैं। चॉप का एक आदमी वहाँ पर आया जो कि बेहोश पड़ी हुई कैली को अपने कैबिन में लेकर जा रहा होता है। चॉप ने अपने बेटे ऑस्कर को सारी बातें बता दी कि कैसी उसकी बेटी चुनी गई है उस खतरनाक क्रिएचर के लिए जिसका नाम ग्रिमली है और वो इसी फॉरेस्ट में हम सभी को देख रहा है। चाहे कुछ भी हो, तुम अपनी बहन को नहीं बचा सकते। ऑस्कर भी इस बात से एग्री कर जाता है और हमें पता चला कि झाड़ियों के अंदर से एंडी ने ये सारी बातें सुन ली है। वो इतना घबरा जाता है क्योंकि ऑस्कर जिसे वो दोस्त समझता था वो इन खतरनाक लोगों से मिला हुआ है और हो सकता है कि वो बचे हुए लोगों को भी मार दे। एंडी तो डर के मारे वहाँ से भागने लगा था। अब हमें ऑस्कर दिखाया गया जो नाटक करते हुए सीधा माइल्स के पास आकर गिर जाता है। माइल्स और एमिली जब उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे तो ऑस्कर ने झूठ मूठ का ये कह दिया कि एंडी ने ये सब किया है, वो एकदम पागल हो गया है और उसने मुझ पर भी हमला किया। इनफैक्ट उसने तो बेथ और कैली को भी बहुत ज्यादा नुकसान करके मार दिया है। हमें कुछ न कुछ परफॉर्म करना होगा जिससे कि एंडी को रोका जा सके। अब ऑस्कर की ये सारी बातें बताने पर माइल्स इसे सच मान लेता है और सीधा वहाँ पहुँच जाता है कैंपिंग साइट पर। लेकिन वहाँ उसने जो देखा वो एकदम दंग रह गया क्योंकि उस जगह पर वही खतरनाक क्रिएचर यानी कि ग्रिमली था और वो इंसानों के मांस को खा रहा होता है। ये मरे हुए लोग एक्चुअल में माइल्स के दोस्त ही थे, जिसे देख पाना इतना खौफनाक था कि माइल्स एकदम एक जगह पर रुक गया था। माइल्स अब ये सारी डरावनी चीजें देखने के बाद तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। अब हमें कैली दिखाई गई जिसे केविन के अंदर बंद करके रखा गया था। उसके मुंह और हाथ पैर बांध दिए गए होते हैं ताकि वो कहीं भाग कर ना जा सके और वहीं उसका फादर चॉप आता है जिसने उसका ये हाल किया था। कैली को समझता नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन चॉप यही जवाब दे रहे थे कि तुम हमारी नहीं हो, तुम उस क्रिएचर की हो और तुम्हारी बलिदानी देना जरूरी है। चॉप ने तो अपनी बेटी को एक पेंडेंट भी पहना दिया जो उस खतरनाक क्रिएचर के लिए एक इशारा था। चॉप ये भी बताता है कि ये नेकलेस हमारे खानदान से चला आ रहा है और इस परंपरा को हमें तोड़ना नहीं है, जैसे कि तुम्हारी ग्रैंड मदर और मदर के पास भी ये नेकलेस हुआ करता था और अब उन चीजों को कंटिन्यू करने के लिए तुम्हें ये पहनना ही होगा। कैली इतना समझ गई कि ये सारी चीजें उसे फंसाने की एक साजिश है, पर वो चाहकर भी ये सारी चीजें नकार नहीं सकती थी। चॉप बातों ही बातों में एक वेपन उठा लेता है और सीधा कैली के एक पैर पर हमला करता है। ये इसलिए ताकि कैली के बॉडी से जो खून निकलेगा उससे वो क्रिएचर अट्रैक्ट हो जाए। एक तरीके से चॉप कैली को उस क्रिएचर के सामने एक बलि का बकरा बना रहे थे। अब ये सारी चीजें किस तरीके के रिचुअल्स हैं और इनसे क्या होगा ये थोड़ी देर में पता चलने वाला है, पर इतनी बात तो कंफर्म थी कि कैली अब बहुत ज्यादा खतरे में है। थोड़ी देर में वहाँ ऑस्कर पहुंचता है और कैली की ऐसी बुरी हालत देखकर अपने फादर से ये बोलने लगा कि ये करना क्यों जरूरी है, लेकिन चॉप अपने बेटे ऑस्कर को यही बोलता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, जो करना है वो खतरनाक क्रिएचर करेगा। बेचारा ऑस्कर भी कुछ इसमें नहीं कर सकता था और वो दोनों वहाँ से कैली को छोड़कर चले गए थे। हमें तो अब माइल्स दिखाया गया जो सीधा एंडी के पास पहुंचता है। माइल्स तो एंडी से पूछने लगा कि तुमने बाकियों पर हमला क्यों किया, क्योंकि ऑस्कर ने तो माइल्स को ऐसे ही बताया होता है। लेकिन तब जाकर एंडी सारी सच्चाई कह रहा था कि ऑस्कर उन खतरनाक लोगों से मिला हुआ है और वो कहीं न कहीं क्रिएचर से हमें मरवाना चाहते हैं। माइल्स ये सुनने के बाद एकदम से दंग रह गया क्योंकि वो एमिली और कैली के लिए काफी फिक्र कर रहा था। ऐसे तो उनकी जान बहुत खतरे में हो जाएगी, इसलिए अब माइल्स तुरंत ही एंडी के साथ वहाँ से निकल जाता है अपने बाकी दोस्तों को बचाने के लिए। पर उन्हें क्या पता कि अब सभी खतरे में हैं। हमें तो अब बेथ दिखाई गई जो कैंपिंग एरिया पर आराम कर रही थी और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसे कुछ आवाजें आने लगी। जैसे ही वो अपनी नजर सामने घुमाती है वहाँ पर वही खतरनाक क्रिएचर किसी इंसान की बॉडी खा रहा था। ये उनके ही किसी दोस्त की बॉडी थी, जिसे नोटिस करके बेथ इतना जोर से चिल्लाती है कि उस क्रिएचर का ध्यान बेथ पर आ गया। बेचारी बेथ अब कहीं भाग नहीं पाई और वो क्रिएचर उस पर झपट्टा मार देता है। लग नहीं रहा था कि बेचारी बेथ बच भी पाएगी। अब इसके बाद हमें कैली दिखाई गई जिसे बांधा गया था और पता चलता है कि उसी जगह पर खतरनाक क्रिएचर अंदर घुस रहा है। उसका प्रेजेंस इतना डरावना था कि कैली कुछ आवाज भी नहीं करती,
पर फिर भी क्रिएचर उसके पास पहुंच जाता है। जैसे उस क्रोकोडाइल वाले क्रिएचर ने कैली की गले में वो पेंडेंट देखा तो वो समझ जाता है कि ये मेरा शिकार है। बिना देरी किए उसने कैली पर झपट्टा मारा और उसे भी खत्म कर दिया। यानी अब देखा जाए तो सिर्फ माइल्स और एंडी ही बचे हुए हैं, जो जैसे तैसे फॉरेस्ट में अपनी जान बचाते हुए फिर रहे थे। अब अचानक पता चला कि झाड़ियों में से एक आदमी निकल चुका है, जो और कोई नहीं बल्कि बेन था। उसके हाथ में गन होती है, जिसने एंडी के एक पैर पर शूट भी कर दिया होता है। जैसे लग रहा था कि वो इन दोनों को मारकर खतरनाक क्रिएचर के सामने फेंक देगा ताकि उसकी भूख मिट सके और ये सब बच जाए। लेकिन माइल्स अब बेन को अपनी बातों में उलझा लेता है और सीधा उस पर झपट्टा मारता है। उसने उसकी गन छीनी और बेन को ही शूट कर दिया। लेकिन उनकी एक परेशानी छूटी तो दूसरी आ चुकी थी, क्योंकि आवाज सुनकर वहाँ पर वो खतरनाक क्रिएचर पहुंच जाता है। उसने बिना मौका गवाए एंडी पर हमला कर दिया और उसके गले पर काटने लगा था। माइल्स उसे बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन एंडी ने खुद कहा कि तुम बाकी फ्रेंड्स की जान बचाओ, मैं इससे जैसे तैसे लड़ लूंगा। माइल्स अब बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वहाँ से भाग जाता है और पता चला कि एंडी जितनी बहादुरी दिखा रहा था वो बहुत बुरी तरीके से क्रिएचर्स के हाथों मारा जाता है। माइल्स बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसके आधे से ज्यादा साथी मारे गए थे। इसीलिए वो सीधा अबैंडन केबिन की तरफ भागा और वहाँ जो एक आदमी खड़ा होता है उसे खत्म करके अंदर घुस जाता है। जैसे ही वो लॉबी वाले एरिया में आया तो उसे कैली की डेड बॉडी दिखती है, जिसे बहुत बुरी तरीके से क्रिएचर ने खा लिया था। यानी कैली का भी काम तमाम हो ही गया है। पता चला कि वहाँ ऑस्कर एक वेपन लेकर खड़ा हो गया, जिसने कि माइल्स के ऊपर पॉइंट आउट करके रखा होता है। यानी अब ऑस्कर अपना असली चेहरा दिखा रहा था, जो इतने सालों से उनका दोस्त बनने का नाटक कर रहा होता है। ऑस्कर ने तो सीधा कह दिया था कि ये सब मेरी फैमिली मुझे करने के लिए बोल रही है, क्योंकि यही हमारे लिए अच्छा है। वो जो क्रिएचर तुमने देखा वो हमारी फैमिली का प्रोटेक्टर है। अगर हम उसके सामने बलिदानी देते रहेंगे तो वो हमें कुछ नहीं होने देगा। माइल्स समझ चुका था कि ये पूरी तरीके से पागलपन है। आखिर ऑस्कर ने खुद अपनी बहन को मार दिया इतनी बुरी तरीके से। माइल्स जरा भी वेट नहीं करता और सीधा ऑस्कर के ऊपर झपट्टा मार देता है। उसने तो बहुत बुरी तरीके से चाकू छीना और ऑस्कर को खत्म कर दिया। पर अब माइल्स को जैसे तैसे एमिली को ढूंढना है, क्योंकि उसकी आवाजें उसे सुनाई दे रही थी। उस पूरी जगह पर थोड़ी छानबीन करने के बाद अचानक माइल्स को नीचे एक गड्ढा दिखाई दिया। उस गड्ढे से एक रास्ता जा रहा था दूसरी तरफ। तो बिना कुछ सोचे समझे वो उसके अंदर कूद जाता है और आगे बढ़ने लगता है। पता चला कि वहाँ आसपास कई सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, उसके ही दोस्तों की, और कईयों की तो स्केलेटन्स भी बन चुके होते हैं। सबसे अच्छी बात ये हुई कि एमिली बेचारी अभी तक एकदम सही सलामत थी और साइड में छुपी हुई होती है। माइल्स तुरंत ही एमिली को पकड़ता है और वहाँ से निकलने की तैयारी करता है। बट उसी मोमेंट पर क्रोकोडाइल वाले क्रिएचर की गुर्राने की आवाज आई। यानी अब वो उनके पीछे लग चुका है। माइल्स और एमिली जैसे तैसे गुफा से बाहर निकलते हैं और वो गुफा दूसरी तरफ खुलती थी, जहाँ पर नदी वाला इलाका भी मौजूद था। तो माइल्स एमिली को लेकर सीधा एक नाव की तरफ बैठने चला गया, ताकि वो यहाँ से दूर निकल सके इस पूरे खतरे से। लेकिन एमिली इतनी ज्यादा डर चुकी थी, क्योंकि उसने क्रिएचर को एकदम पास से देखा था, पर पता नहीं क्रिएचर ने उस पर हमला नहीं किया। माइल्स लगातार उसे कन्विंस कर रहा था कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन उसी मोमेंट पर चॉप अपने कुछ साथियों के साथ आ जाता है और माइल्स को मारने लगते हैं, जिसे वो पानी में फेंक दे रहे थे, और फिर वहाँ पर मौजूद एमिली को उठाकर लेकर चले जाते हैं। पता चला क्रोकोडाइल वाला क्रिएचर भी माइल्स की तरफ बढ़ रहा है, जो शायद उसे जिंदा ही नहीं छोड़ेगा। अब एमिली के बलिदान के लिए वो फॉरेस्ट के बीचों बीच लेकर आ गए और चॉप अपने साथियों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि उन्हें कैसे रिचुअल परफॉर्म करने हैं। चॉप माइल्स पर भी गुस्सा हुआ था, क्योंकि उसने उसके बेटे ऑस्कर को मार दिया है। लेकिन फिलहाल उस क्रिएचर के लिए बलिदानी देना जरूरी है। वो बाद में माइल्स से इसका बदला ले ही लेगा। चॉप अब अलग अलग तरीके के रिचुअल्स परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इससे साफ पता चल रहा था कि वो एमिली के बलिदान नहीं दे रहे हैं, बल्कि उस क्रिएचर को यहाँ पर बुला रहे हैं ताकि वो एमिली के साथ संबंध बनाए और अपना हाइब्रिड बच्चा पैदा करे उसके साथ। इसका मतलब साफ है कि वो उस क्रिएचर की जनरेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये तो और भी ज्यादा खतरनाक बात थी, क्योंकि एक ही क्रिएचर इतना ताकतवर है तो उसके ऑफस्प्रिंग्स कितने ज्यादा इवॉल्व होंगे। एमिली तो वहीं बेहोश पड़ी हुई थी और हमें पता चला कि माइल्स मरा नहीं है, बल्कि वो पानी वाले रास्ते से बाहर निकलने लगा था। जैसे तैसे वो किनारे पर आता है तो पता चला वही क्रोकोडाइल वाला क्रिएचर उस पर हमला करने लगा है। वो इतना उसे मारता है कि माइल्स ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसके अंदर ये चाह थी कि जैसे तैसे वो एमिली को बचाएगा। तुरंत ही दोनों लड़ते हुए एक दलदल वाले इलाके में आ जाते हैं। वहाँ की जमीन अंदर धंसती जा रही थी, यानी अगर किसी ने गलत कदम रख दिया तो वो डायरेक्ट नीचे जाएगा। माइल्स भले ही मार खा रहा था उस क्रिएचर से, लेकिन उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड काफी अच्छा होता है। उसने जैसे तैसे एक मौका देखा और क्रिएचर को पीछे ढकेल दिया उस दलदल के अंदर। यानी वो क्रिएचर जितना मूवमेंट कर रहा था उतना ही अंदर जाने लगा होता है। हालांकि माइल्स का भी पैर उस जगह पर फंस गया था और वो खुद को हिला ही नहीं पाता।
पर अगर ऐसी कंडीशन में कभी हम फंस जाएं जहां इस तरीके के दलदल वाले इलाके और कुछ ऐसी जमीन जो हमें अंदर खींचती चली जा रही है, तो इनसे बचने की कुछ टेक्निक आती है जो कई सारे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स द्वारा बताई गई है। अगर हम इसे दिमाग में बिठा लेंगे तो किसी भी तरीके के दलदल और ऐसी कंडीशन से निकल सकते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि इस तरीके के दलदली वाले इलाके फॉरेस्ट में कहीं भी हो सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि आप अगर जितना मूवमेंट करोगे और बॉडी को हिलाओगे, ये आपको उतना ही अंदर खींचते चले जाएगा। अगर आपका पैर उसके अंदर फंस गया है और आप नीचे जा रहे हो तो पहले तो एकदम शांत रहिए, फिर अपने बॉडी को जरा सा मूवमेंट करके आगे बढ़ने का ट्राई कीजिए। याद रखना, आपको ऊपर नहीं जाना है, आगे की तरफ बढ़ना है, वो भी किनारे की तरफ। फिर ट्राई कीजिए कि आप हाथ से किसी झाड़ पत्ते या फिर पेड़ों की टहनियों को पकड़ ले, जिससे आप फिर अपने आप को ऊपर खींच सकते हैं। अगर आपके पास कोई रस्सी है तो किसी चीज से बांध दीजिए और खुद को वहाँ से जल्दी निकाल लीजिए, क्योंकि इस तरीके के दलदल वाले इलाके आपको ज्यादा टाइम नहीं देंगे और जरा सी लापरवाही आपकी जान ले सकती है। अगर इन सारे तरीकों को कंबाइन कर दिया जाए तो एक परफेक्ट प्लान बन सकता है इस तरीके की जगहों से बाहर निकलने का। लेकिन यहाँ देखकर लग रहा था कि माइल्स ने बड़ी चालाकी से वहाँ से एस्केप कर लिया है और उस क्रिएचर को उसी दलदल के अंदर फंसा दिया है। बेचारा वो क्रिएचर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे वो दलदल के अंदर धंस गया हो। माइल्स जैसे तैसे उस स्पॉट पर पहुंचा और फंसी हुई एमिली को बाहर निकालने लगा। अब जैसे वो एमिली को उठाकर लेकर जाने लगता है तो हमें पता चला कि वो क्रिएचर दलदल में से बाहर निकला है और उसने एमिली का पैर पकड़कर नीचे खींचना स्टार्ट कर दिया है। बेचारा माइल्स एमिली को बचाने की बहुत कोशिश करता है और उसे खींचने लगता है, पर क्रिएचर के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ थी कि वो दोनों को ही अंदर खींच ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि टग ऑफ वॉर हो रही है, लेकिन रस्सी की जगह पर एमिली है। बेचारी एमिली भी दोनों के बीच फंस गई थी, समझता ही नहीं कि क्या करे। एट द एंड यही लग रहा था कि माइल्स के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो सीधा एमिली का हाथ पकड़ के उस क्रिएचर के साथ दलदल के अंदर चला जाता है। ऐसा लग रहा था कि दोनों ही मारे गए हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो हम एमिली को एकदम सही सलामत देख रहे थे। वो दलदल वाले इलाके से थोड़ा पीछे मौजूद थी। और एक अच्छी बात और पता चलती है कि माइल्स भी एकदम जिंदा है। उसने एमिली को तुरंत ही उठाया और पता चला कि माइल्स के हाथ में उस क्रिएचर का एक जबड़ा मौजूद है, यानी जैसे तैसे उसने उस क्रिएचर को मार ही दिया है। एमिली बहुत ज्यादा थकी लग रही थी, इसीलिए माइल्स एमिली को लेकर कार में चला गया और सीधा उस जगह से निकलने की कोशिश करने लग जाते हैं। दोनों के चेहरे पर एक सुकून दिखाई देता है कि वो क्रिएचर मर चुका है और अब आगे आने वाले समय में इस फॉरेस्ट में कभी भी उस क्रिएचर का नाम नहीं लिया जाएगा। दोनों ने हमेशा साथ में रहने की कसम खाई और वहाँ से चले गए। अब हमें कुछ दिनों बाद का समय दिखाया जाता है उसी फॉरेस्ट के एक विलेज वाले एरिया में, जहाँ सभी विलेजर्स एक सेलिब्रेशन कर रहे थे। सबके चेहरे पर एकदम खुशी दिखाई दे रही होती है और सबसे ज्यादा हैप्पी तो चॉप था। चॉप वहाँ अपने साथियों के साथ होता है और यही बोलता है कि हमारे यहाँ एक बहुत ही स्पेशल बच्चा पैदा हुआ है। वो इतना अच्छा है कि आने वाले समय में पूरे विलेज के काया पलट कर देगा। तभी अचानक हमें बैथ दिखाई जाती है जो अभी भी जिंदा थी, और वो बच्चा किसी और का नहीं बल्कि बैथ का होता है। यानी तब जाकर हमें एक सच्चाई पता चली कि वो खतरनाक क्रोकोडाइल वाले क्रिएटर ने बैथ पर जब हमला किया था तो उसने उसे मारा नहीं बल्कि उसका शोषण किया और उससे अपना ऑफस्प्रिंग पैदा करने की कोशिश की। और आज जब वो क्रोकोडाइल वाला क्रिएचर मर चुका है तो पता चल रहा था कि उसने अपना बच्चा पैदा करवा लिया है बैथ से, और वो बच्चा कहीं नॉर्मल बच्चों से बहुत ज्यादा अलग दिखाई दे रहा था। यानी ये क्रोकोडाइल वाले क्रिएचर वाला चक्कर अभी तक खत्म नहीं हुआ है और हो सकता है कि आने वाले समय में ये उससे भी ज्यादा खतरनाक हो और लोगों की इतनी बेरहमी तरीके से हत्या करे जिससे आज तक कोई बच नहीं पाया। चॉप तो लगातार खुश होता जा रहा था क्योंकि यही वो एट द एंड चाहता है, क्योंकि वो क्रोकोडाइल वाला क्रिएचर काफी बूढ़ा हो चुका था, उसे अपने ऑफस्प्रिंग की जरूरत थी। और इसी वजह से चॉप ने ये पूरा प्लान बनाया था अपने बेटे ऑस्कर के साथ। यानी जानबूझकर ऑस्कर अपने साथियों को यहाँ पर लेकर आया और उसमें जो लड़कियां थीं वो इसीलिए लाई गई थीं ताकि वो क्रिएचर उससे शोषण कर ले, और जो बॉयज ग्रुप होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिएचर का खाना थे। यानी क्रोकोडाइल वाले क्रिएचर के लिए उन्होंने पूरा इंतजाम किया था। चॉप इतना ज्यादा उन सारी चीजों में घुल मिल गया था कि उसने अपनी बेटी की भी बलि दे दी। वो ये भी नहीं सोच पा रहा था कि एक क्रिएचर को बचाने के चक्कर में उसने अपनी पूरी फैमिली बर्बाद कर दी है। उसका बेटा ऑस्कर भी नहीं रहा और बेटी तो बुरी तरीके से मारी गई है। लेकिन पता नहीं क्यों चॉप के चेहरे पर खुशी जा ही नहीं रही थी, जैसे उसे अपने फैमिली से कुछ मतलब ही नहीं, वो सिर्फ इस क्रिएचर के लिए जी रहा है। और इसी क्रीपी स्माइल के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।